हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी के रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, पिछले हफ्ते कुछ टॉपिक जो है वो अपने छूट गए थे, तो जिसको अभी मैं आप लोग के कवर करवा रहा हूँ। पिछले हफ्ते की यानी कि लास्ट वीक के कुछ टॉपिक्स थे, राइट, जिन्हें हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप अगर रेगुलरली बने रहते हैं, तैयारी करते हैं, तो एक भी टॉपिक जो है वो छूटा नहीं जाता। बाई चांस अगर कुछ टॉपिक जो है वो छूट जाते हैं तो उन्हें मैं बाद में कवर करवा ही देता हूँ। तो मेरा जो कमिटमेंट रहता है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहता है और आप उस पर बने रह सकते हैं, राइट। बिल्कुल टेंशन मत लिया करो किसी चीज को लेकर कि सर ये वाला टॉपिक नहीं हुआ, वो वाला टॉपिक नहीं हुआ। सब सब हो जाता है, सब हो जाता है, राइट। क्योंकि देखो, ब्रेकिंग न्यूज तो है नहीं कि आपको जो है वो ब्रेकिंग न्यूज देखनी है कॉमन मैन की तरह। आपको तो इस एग्जाम को निकालना है, जो एग्जाम जो है वो लगभग 1 से 1.5 साल बाद आता है आपका। और अभी तो मेनली 2021 आपका है 10 अक्टूबर को, राइट। तो 2021 से पहले पहले, यानी कि आप जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में अपीयर हो रहा है, तो उससे पहले पहले मतलब मान के चलो कि आपको वैसे भी 15 सितंबर तक की तो तैयारी करके चलना ही है, सितंबर तक का। क्योंकि यूपीएससी ने एक बार किया था ये वाली चीज की 10 दिन पुरानी न्यूज जो है वो इसमें आ गई थी, क्वेश्चन पेपर पर आ गई थी। तो उस तरीके से आपको तैयारी रखनी है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक को। न्यू डॉपलर रडार्स। तो क्वेश्चन ये बनेगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये नए डॉपलर रडार जो है वो होते क्या है, राइट। यहां से क्वेश्चन आएगा। और महाराष्ट्र के अंदर न्यूज ये है कि महाराष्ट्र के अंदर नए डॉपलर रडार्स जो है वो लगाए गए हैं, राइट। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंस्टॉल किया है 7 नए डॉपलर रडार्स को महाराष्ट्र के अंदर, इंक्लूडिंग मुंबई ऑल्सो। जनवरी 2021 में यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस, इन्होंने 10 में से 2 इंडिया में ही बने हुए इंडिजीनियसली मेड एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार जो है वो लगाए, राइट। यानी कि उसको अलाउ किया कि वो लगाए जाएंगे, राइट। और देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, डॉपलर रडार अगर क्वेश्चन आता है तो यहां पर क्या लिखा है, डॉपलर वेदर रडार। तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि ये वेदर से रिलेटेड ये रडार हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये रडार लगाए हैं। तो आपको इसी न्यूज से रिलेट करना है, अपने दिमाग को चलाकर। पहले तो देखो, टॉपिक आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग से ही मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीका होता है तैयारी करने का कि आप जब टॉपिक को पढ़ें तो उसकी इंफॉर्मेशन गेन करें। और माइन्यूट इंफॉर्मेशन से पता लग जाता है कि ये टॉपिक किस से रिलेटेड है, राइट। पूरे टॉपिक को अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, जैसे बाय चांस नहीं भी पढ़ेंगे, क्या अभी अपन पूरे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे बाय मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, इन केस अगर आपको
एग्जाम के समय पे याद नहीं आया, तो मेरी इस अप्रोच को हमेशा याद रखोगे तो एग्जाम में सब चीज आपको याद रहेगी, राइट। बट साथ ही साथ रिवीजन भी करना है, रिवीजन नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है ब्लैंक हो जाएगा पूरा का पूरा। और रिवीजन के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। तो देखिए एक चीज तो हमें क्लियर हो गई, यहाँ पर IMD है और साथ ही साथ यहाँ पर डॉपलर वेदर रडार है ये। तो कहीं ना कहीं से हम लोग अपने माइंड पे ये चीज क्लियर कर सकते हैं कि ये रडार जो है वो वेदर से रिलेटेड है। तो वेदर से रिलेटेड है यानी कि मौसम की फोरकास्ट करने से रिलेटेड है कि मौसम कैसा होने वाला है। जैसे आपने देखा ना टीवी चैनल पर बता दिया जाता है कि अगले 24 घंटे में बारिश इतनी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये जो डॉपलर वेदर रडार जो है, ये वेदर में जो चेंजेस आते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए बताया गया है। और कहां पर वेदर में चेंजेस आते हैं, तो पॉइंट टू बी नोटेड, हिमालयाज में वेदर में चेंजेस आते हैं, तो उनको मॉनिटर करने के लिए जनवरी 2021 में लगाने की यहाँ पर घोषणा जो है वो ऑलरेडी कर दी थी। बट अभी जो नया आया है, इनमें से बताया जा रहा है कि 7 नए डॉपलर जो है वो महाराष्ट्र में लगाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मुंबई ऑल्सो। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कई बार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो बॉडी है IMD जो है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो आपको ध्यान में रखना है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। ब्रिटिशर्स के पीरियड में ही इसे स्टैब्लिश कर दिया गया था, 1875 में ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी, राइट। और ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज को लेकर है, तो जितने भी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस वगैरह जो होते हैं, राइट, यानी कि मौसम संबंधी जानकारियां वगैरह जो होती है, राइट, वेदर फोरकास्टिंग हम लोग को देखने को मिलती है, मौसम का अनुमान जो है वो एडवांस में लगा दिया जाता है कि कैसा मौसम होने वाला है। साथ ही साथ सिस्मोलॉजी, ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। सिस्मोलॉजी की मतलब क्या होता है कि ऐसी साइंस हम लोग को देखने को मिलती है जो कि अर्थक्वेक या फिर उससे रिलेटेड फिनोमेना से रिलेटेड होती है, राइट। अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक का पता लगाना, राइट, पता तो वैसे तो इस पर्टिकुलर सिस्मिक वेव्स के थ्रू पता लग जाता है, बट एडवांस में इसको पता लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये वाला पॉइंट भी आपको पता होगा कि अर्थक्वेक का आप जो है वो सिर्फ वेव्स के फॉर्म में ही पता लगा सकते हो कि अर्थक्वेक कहां पर हुआ है, बट कब होगा, क्या उसके पीछे फैक्टर्स है, उसका एक्यूरेट अंदाजा जो है वो लगाना मुश्किल है, राइट। तो सेस्मोलॉजी की वेव्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उससे रिलेटेड भी मतलब प्रिंसिपल एजेंसी है, उनसे रिलेटेड भी काम करने की, यानी कि अर्थक्वेक की एक्टिविटी पर IMD भी काम करती है, राइट। उसका जो अर्थक्वेक का फोकल पॉइंट कहां पर है, तो ये सब चीजें पता लगाने में काम करती है। और देखिए अर्थक्वेक से रिलेटेड एक प्रॉपर डिटेल में लेक्चर जो है गाइस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। आपको अगर अर्थक्वेक का पूरा सिविल सर्विसेज के लिए पूरा टॉपिक जो है वो कवर करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको GS का अपना एक चैनल है, उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर जनरल स्टडीज स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड पूरी चीज में ऐड कर रहा हूं। लगातार नई नई चीजें आपको मिलती जाएंगी और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी ऐड की जा चुकी है। तो आप उसको जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को, और उसको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करिएगा, वो बहुत मदद करेगा वो चैनल आपकी। और बाकी करंट अफेयर्स तो ऑलराउंडर है आप लोग के लिए। तो ठीक है, तो यहां पर हमने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी सी चीज समझ ली, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस डॉपलर वेदर रडार को जो है वो अनाउंस किया कि ये 7 डॉपलर रडार जो है वो, यानी कि डॉपलर वेदर रडार जो है वो लगाए जाएंगे महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में आते हैं। डॉपलर रडार जो है, इनकी फ्रीक्वेंसी एस बैंड, सी बैंड और एक्स बैंड की देखने को मिलती है। अब पर्पस क्या है इन बैंड्स का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पर्पस क्या है इन बैंड का, कि जो बैंड लगे रहते हैं इस डॉपलर रडार में, कि ये डिटेक्ट करते हैं वेदर सिस्टम के मूवमेंट को। बादल वगैरह जो है उनका मूवमेंट क्या है, इसको डिटेक्ट किया जाता है। कितनी इंटेंसिटी के बादल हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसको चेक किया जाता है, राइट। गेज रेनफॉल, यानी कि वर्षा कितनी हो रही है, उसको वो मेजर किया जाता है, राइट। और उसके बाद फिर एनालिसिस करके अंदाजा लगाया जाता है कि और कितनी वर्षा हो सकती है, या विंड का डायरेक्शन जिस जगह पर है उस डायरेक्शन पर हम लोग को क्या स्थिति देखने को मिल सकती है, यानी कि पानी जो है वो किस जगह पर मतलब जाने की संभावना है, यानी कहां पर किस लोकेशन पर संभावना है पानी ज्यादा होने की। बहुत सारी चीजों को ये एनालिसिस करके पता लगा लेती है। और ये डॉपलर रडार जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये लगभग 500 किलोमीटर के एरिया तक फोरकास्टिंग करने में मदद करते हैं। 500 किलोमीटर, तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर एग्जाम के लिए आपको 500 किलोमीटर ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इसमें कौन से बैंड लगे हुए हैं इसका बस एक आइडिया होना चाहिए। वैसे ऐसे नहीं पूछेंगे, बट PSC अगर पूछ ले तो एस बैंड, सी बैंड और एक्स बैंड आपको पता होना चाहिए। इन बैंड का पर्पस क्या है, ये UPSC आपसे पूछेगी, और आपको ध्यान में रखना है कि ये डिटेक्ट करते हैं वेदर सिस्टम के मूवमेंट को। क्लियर है यहां तक बात है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब आगे चलते हैं। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी कि कौन से बैंड हम लोग को देखने को मिलते हैं इसके अंदर, बस इसका आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। एक्स बैंड, सी बैंड की हमने ऑलरेडी बात कर ली, एस बैंड इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, राइट। बट ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, कभी कभी ये भी आ सकता है कि रत्नागिरी और वेनगुरला ये टाउन कहां पर है, तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर है ये रत्नागिरी और वेनगुरला, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी इतना कोई आपको मतलब याद रखने की जरूरत नहीं कहां कहां पर ये बैंड्स वगैरह इंस्टॉल है, क्योंकि ये सब चीजें आपसे नहीं पूछी जाती हैं। अब देखो इनका महत्व क्या है, इस प्रकार के डॉपलर रडार या फिर डॉपलर वेदर रडार का क्या महत्व है। तो ये गाइड करते हैं मेट्रोलॉजिस्ट को, उनको मदद करते हैं कि पता लगाने में
कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि साइक्लोन होने वाला है या बहुत तेज वर्षा होने वाली है, तो उसके बारे में उनको अंदाजा लग जाता है। और ये जब उनको अंदाजा लगता है तो जनता तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, जैसे कि मेजर्स लिए जा सके, प्रोटेक्टिव मेजर लिए जा सके उससे बचने के लिए, राइट, किसी प्रकार के डिजास्टर से बचने के लिए मेजर लेने के पर्पज के लिए बहुत बढ़िया हम लोग को टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, राइट। रडार ऑब्जर्वेशन जो होते हैं, यानी कि रडार जो है ना अपने जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो हर 10 मिनट पर अपडेट करता है, तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब देखिए रडार होता क्या है एक्चुअल में। अभी तक तो हमने डॉपलर रडार की बात कर ली और आपको भी पता है रडार के बारे में। रडार एक इंफॉर्मेशन एक एरिया की प्रोवाइड कराता है और ये डॉपलर रडार 500 किलोमीटर तक के डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन जो है वो दे देता है। बट रडार का फुल फॉर्म क्या है, ये कई बार स्टेट पीएससी पूछ सकती है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यूपीएससी भी पूछ सकती है, पहले पूछा है काफी साल पहले, बट आज की डेट में नहीं पूछ रही, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए जीके के लिए कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है रडार का। ये एक ऐसी डिवाइस हम लोग को देखने को मिलती है जो कि किस चीज का उपयोग करती है, वेव्स का उपयोग करती है। आपको पता है कि हर चीज में वेव्स हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो साउंड की वेव्स हम लोग को देखने को मिलती है, ऐसे हर प्रकार की वेव्स होती हैं, राइट। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनका उपयोग करता है। क्वेश्चन आएगा कि रडार जो होते हैं वो कौन सी वेव का उपयोग करते हैं, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग किया जाता है रडार के द्वारा। और कहां पर ये उपयोग करते हैं, माइक्रोवेव क्षेत्र पर उपयोग करते हैं लोकेशन को डिटेक्ट करने में। तो एक माइक्रोवेव क्षेत्र क्या होती है, अब ये भी आप समझ लो। और ये वाली चीज जो है वो कभी कभी ऐसी आ जाती है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप करेक्ट ऑर्डर में जो है वो अरेंज करो। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली जो वेव्स होती है वो हम लोग को रेडियो वेव्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर माइक्रोवेव हम लोग को देखने को मिलती है। और रडार जो होते हैं ना गाइस, तो ये माइक्रोवेव में मौजूद जो हलचल हम लोग को देखने को मिलती है, जो पर्टिकुलर वेव्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनको ये डिटेक्ट करता है। और इसके थ्रू पता लगाता है कितनी फ्रीक्वेंसी है, किस स्पीड पे जा रही है, वेलोसिटी कितनी है, तो वो सब चीजें ये पता, मतलब इनका जो सिस्टम होता है वो एनालिसिस करके डिटेक्ट करता है चीजों को। पहले वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है और इसी माइक्रोवेव वाले क्षेत्र में वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है। फिर माइक्रोवेव के आगे आती है इंफ्रारेड रेडिएशन वाली वेव्स, फिर विजिबल लाइट हम लोग को देखने को मिलती है, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रे, फिर गामा रे। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा बस आप ध्यान में रखना, क्योंकि इस ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो वापस आते हैं इस टॉपिक पर। तो रडार जो होते हैं गाइस, ये हम फिर से रिपीट करते हैं, रडार एक डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग करती है किस क्षेत्र में, माइक्रोवेव क्षेत्र में। और माइक्रोवेव क्षेत्र कहां पर है, मैंने आपको बता दिया, रेडियो वेव्स के आगे वाला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में लोकेशन को डिटेक्ट करने के पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कि मूवमेंट, लोकेशन, ये सब पूरी चीजों को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रडार का। अब देखिए रडार हमने समझ लिया कि रडार होता क्या है, बट अब थोड़ा सा इन डेप्थ हम लोग जाएंगे डॉपलर रडार को समझने में। एक चीज तो हमें क्लियर हो गई, डॉपलर रडार जो है वो हमें वेदर फोरकास्टिंग में मदद करते हैं और भी वेरियस चीजों में मदद करते हैं, राइट। ये सब वेदर से रिलेटेड फिनोमिना का पता लगाने में मदद करते हैं। क्लियर है, यहां तक ये सिंपल सी चीज तो एक पता है जिसके बारे में सभी लोग पढ़ेंगे, बट आपको थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, राइट। क्योंकि सिविल सर्विसेज जो है वो आज की डेट में थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज जो है वो डिमांड करती है, राइट। क्योंकि इसने बताई दिया हम लोग को, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखकर हमको पता लग ही चुका है। तो अब आपको, और टेक्नोलॉजी में ऑब्वियसली बात है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी रहती है सिविल सर्विसेज, तो डॉपलर रडार कैसे काम करता है, तो इस चीज को आप समझो। तो डॉपलर रडार, पहली बात तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड रडार, एक स्पेशल रडार है दैट यूजेस डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर रडार कौन से इफेक्ट का उपयोग करता है, डॉपलर इफेक्ट का उपयोग करता है। कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, डॉपलर इफेक्ट क्या है बताइए, राइट। तो उसके बारे में भी अपन आएंगे अभी। तो ये क्या करता है डॉपलर इफेक्ट, it uses the Doppler effect to produce velocity data about objects at a distance, यानी कि दूर दराज, जैसे बहुत दूर दूर में एक साइक्लोन आ रहा है। अब वो साइक्लोन की स्पीड कितनी है, कितनी जल्दी वो साइक्लोन जो है वो तट पर आ जाएगा, कोस्टल एरिया पर आ जाएगा, तो इस चीज को पता लगाने में बहुत मददकारी होता है ये डॉपलर रडार, या फिर इसके डॉपलर इफेक्ट का जो उपयोग किया जाता है वो इसी चीज को पता लगाने के लिए किया जाता है कि साइक्लोन आ रहा है एग्जांपल के तौर पर, तो वो कितनी तेज आ जाएगा, कितनी तेज टच कर जाएगा कोस्टल एरिया को, तो इस चीज का पता लगाया जाता है। अब ये डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, इस चीज को समझो। अगर पता तो इसमें तो हो जाता है, डॉपलर इफेक्ट के थ्रू हम लोग पता लगा लेंगे, बट कैसे पता लगाएंगे, उसके पीछे का साइंस क्या है। तो डॉपलर इफेक्ट, व्हेन द सोर्स एंड द सिग्नल आर इन रिलेटिव मोशन, सोर्स भी और सिग्नल भी वो भी मोशन में है। क्योंकि अब देखो, अब ये रडार जाएगा तो ये भी अपना सिग्नल जो है वो भेजेगा। अब सिग्नल जा रहा है तो सिग्नल भी क्या है, मूव कर रहा है ना, वहां तक जाके टच कर रहा है, और ये साइक्लोन भी मूव कर रहा है, इस तरफ आ रहा है। तो दोनों ही चीज, यानी कि जिसको आप जिस ऑब्जेक्ट को पता लगाने की कोशिश कर रहे हो वो भी मोशन में है, और जिस डिवाइस के थ्रू, यानी कि जिस वेव्स के थ्रू आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हो वो दोनों ही मोशन में है। तब उसका एक्यूरेट हमें डिस्टेंस पता नहीं लग पाएगा, एक्यूरेट स्पीड पता नहीं लग पाएगी, तो उसके लिए डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1, डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स, जो हमारी जो डिवाइस है, यानी कि हमारा जो सिग्नल है और जो सोर्स है जिसका हम लोग पता लगा रहे हैं, राइट,
तो वो दोनों ही अगर रिलेटिव मोशन में हमें देखने को मिलते हैं, तब हमें क्या देखने को मिलेगा कि उनकी स्पीड जो होगी वो लगातार चेंज होती रहेगी, राइट। स्पीड जो होगी वो लगातार चेंज होती रहेगी और उसकी एक्चुअल स्पीड का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे पता लगाते हैं, तो कहा जाता है कि जब ये क्या करेगा, ये पहले तो ये चेक करेगा कि अगर जो वेव्स हैं, मतलब कि साइक्लोन की वेव्स को पहले डिटेक्ट करेगा। अगर वेव्स बहुत ही क्लोज होंगी, राइट, यानी कि देखो ये मान के चलो ये नॉर्मल वेव है, ठीक है, ये नॉर्मल वेव है और ये है क्लोजर वेव। तो अगर वेव बहुत ही ज्यादा क्लोज होंगी तो इसका मतलब उनकी स्पीड बहुत तेज होगी, और अगर वेव थोड़ी दूर दूर हम लोग को देखने को मिल रही है तो उनकी स्पीड जो है वो कम होगी, राइट। तो ये इसका वाइस वर्सा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। देखो बात ध्यान से समझना, अगर इस प्रकार की वेव जो होंगी वो पास पास हम लोग को देखने को मिलेंगी तो मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी तेज होगी, राइट। कि अगर ये वेव्स मूव करेंगी पास पास तो उनकी फ्रीक्वेंसी काफी तेज होगी, काफी तीव्र साइक्लोन होने वाला है, यानी कि बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर उसकी वेव्स जो होंगी वो अगर कम हम लोग को देखने को मिलेंगी या दूर दूर हम लोग को देखने को मिलेंगी, मतलब कि वो उतना स्ट्रॉन्ग साइक्लोन नहीं है। तो पहली चीज तो ये आइडेंटिफाई की जा सकती है डॉपलर इफेक्ट के थ्रू। अब ये करता कैसे काम है, यानी कि अगर इसका डिस्टेंस हमें पता लगाना है तो ये कैसे काम करता है, तो बात को बहुत अच्छे से समझना। इट डज दिस बाय बाउंसिंग अ माइक्रोवेव सिग्नल ऑफ अ डिजायर्ड टारगेट। देखो ये हमारा डॉपलर रडार है, ठीक है, मैं अभी इसका यूज करता हूं। ये देखो ये हमारा डॉपलर रडार आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये डॉपलर रडार हमें देखने को मिल रहा है। ये क्या करेगा, हमने क्या बोला, माइक्रोवेव सिग्नल ऑफ अ डिजायर्ड टारगेट, हमारा टारगेट ये साइक्लोन का पता लगाना है। तो पहले क्या करता है, पहले ये अपने एक सिग्नल को टारगेट से दूर भेजता है, राइट, टारगेट से दूर भेजता है, जहां पे टारगेट है उससे थोड़ा दूर भेजेगा, फिर जिससे कि वेव्स जो वापस लौट कर आए तो हमें पता लग जाएगा कि वेव्स की जो स्पीड है उसमें वो हम लोग को नॉर्मल स्पीड क्या देखने को मिल रही है, यानी कि नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ठीक है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पता लग गई। फिर ये क्या करेगा, फिर एक दूसरी वेव, मतलब एनालाइजिंग हाउ द ऑब्जेक्ट मोशन हैज ऑल्टर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिटर्न सिग्नल। अब देखो अब ये एक वेव भेजेगा जो कि इसको टच करके जो है वो वापस आएगी, राइट। तो हमें पता लग जाएगा कि एक तो नॉर्मल जो वेव्स है वो कैसी है, मतलब कि जो रिटर्न सिग्नल जो है एक्चुअल टारगेट से वो कैसा है, यानी कि एक्स जो है ये आपको रिटर्न सिग्नल देखने को मिल रहा है एक्चुअल टारगेट से वो कैसा है, और वाई जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ये बाउंस करके गया है, यानी कि टारगेट को मिस करके गया है, राइट, तो वो कैसा है। अब जब इन दोनों चीजों को एनालाइज किया जाता है तो हमें एक्चुअल ये पता लग जाता है कि कितने डिस्टेंट पे वो ऑब्जेक्ट है, राइट। मतलब कि कई बार क्या होता है कि वेव्स जो है वो टकरा कर, क्योंकि इसकी भी फ्रीक्वेंसी हम लोग को देखने को मिल रही है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव करती है, वहां पर टकरा के इसके कारण इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या इफेक्ट पड़ा है उसको पता लगाने के लिए कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या है वो पता लगाई जाती है। अब देखो इतना ज्यादा डिटेल में वैसे तो आई रिकमेंड की जाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी हाँ पता तो होना चाहिए, क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि आप जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ी बहुत चीजें अगर डिटेल में आपसे पूछ लें तो आपको एटलीस्ट ये वाला जो मैंने आपको बताया ना कॉन्सेप्ट, ये वाला साइंस जो बताया वो एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इतना डिटेल में वैसे पूछेंगे नहीं बट फिर भी आइडिया होना चाहिए इनकेस अगर पूछ ले तो, राइट। तो जो वेरिएशन होता है इट गिव्स डायरेक्ट एंड हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द रेडियल कंपोनेंट ऑफ अ टारगेट्स वेलोसिटी रिलेटिव टू द रडार, राइट। तो वो चीज हमें मिल जाती है, यानी कि उसकी बिल्कुल स्पीड और एक्यूरेसी के साथ जो है वो पता लग जाता है। अब डॉपलर वेदर रडार, अब एक्चुअल चीज पर आए हम लोग, तो हमने पता लगा लिया रडार क्या होते हैं, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है ये भी हमने पता लगा लिया, और हमने फैक्ट भी देख लिया कि मुंबई के अंदर जो है वो डॉपलर रडार अभी रिसेंटली सेटअप हुए हैं, मतलब किए जाएंगे। तो बेस्ड ऑन डॉपलर प्रिंसिपल के आधार पर रडार जो है ये बिल्कुल सटीकता के साथ लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग करने में सक्षम होता है, राइट, यानी कि लंबे समय तक, यानी कि कुछ समय बाद जो है वो किस प्रकार का मौसम होने वाला है, कितनी दूरी पर कोई साइक्लोन है, कितना तीव्र है, पूरी चीज जो है वो प्रॉपर तरीके से बताने में सक्षम रहता है, राइट। DWR जो है गाइस, इट हैज इक्विपमेंट टू मेजर रेनफॉल इंटेंसिटी। अब ये क्या क्या मेजर कर सकता है, क्या क्या इसके मेजर करने की क्षमता है, कि कितनी तेज बारिश होगी, कितनी तेज हवाएं चलेंगी, कितनी स्पीड में और कितनी जल्दी मूव करेगी एक हवा, यानी कि होता है ना कई बार हम देखते हैं कि हवा का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, तो वो कितनी दूर तक जा रही है, कितनी तेज है, राइट। स्ट्रॉम यानी कि भवंडर जो है, साइक्लोन जो है, चक्रवात जो है उसका केंद्र कहां पर है, धूल के भवंडर हम लोग को कहां पर देखने को मिलते हैं, राइट। तो वो सब चीजें भी पता लगाने में ये बिल्कुल सक्षम है, राइट। अब टाइप्स डॉपलर रडार के हम लोग को कौन से देखने को मिलते हैं, तो देखो इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, LSCXK, एंड यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि LXCXK में क्या क्या चीजें, आप चाहो तो आप PDF से एक बार पढ़ सकते हो, बट आई रिकमेंड कि इतना ज्यादा जरूरी नहीं, बट एक बार रीडिंग कर लेना आप, ठीक है। तो ये वाली चीज हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में समझी, डिटेल में देखी, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगी, क्योंकि ये सब जो कुछ टॉपिक होते हैं उसको थोड़ा सा अच्छा आपको नॉलेज जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक पर कई बार जो है वो
सिविल सर्विसेज क्वेश्चन उठा लेती है, राइट। और जितनी चीज मैंने आपको समझाई उतनी चीज सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अब देखो, एक चाइनीज मिलिट्री यूनिट या मिलिटिया यूनिट हम लोग को हाई एल्टीट्यूड में यानी कि ऊंचे इलाकों पर देखने को मिल रही है, राइट, हाई एल्टीट्यूड में, राइट, ऊंचे इलाकों पर। तो एक नई चाइनीज मिलिटिया यूनिट जो है वो चाइना ने सेटअप करी है, और ये हमारे लिए चिंता वाली बात है, चिंता कंसर्न वाली बात है, क्योंकि रिसेंटली चाइनीज मिलिट्री ने एक नई मिलिटिया यूनिट जिसके अंदर तिब्बतन यूथ, तिब्बतन युवा, तिब्बत के युवा जो हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। यानी कि ऊंचाई पर, हाई एल्टीट्यूड एरिया पर, जैसे कि लद्दाख वाला जो एरिया हो गया, वहां पर अगर किसी भी प्रकार का इंडिया के साथ युद्ध होता है, राइट, यानी कि किसी प्रकार से आर्मी एक दूसरे के सामने आ जाती है, तब उस समय तिब्बत के युवा को ट्रेन किया जा रहा है लड़ने के लिए, राइट। तो ये चीज जो है वो चाइना की तरफ से हमें देखने को मिली है, और ये एक चिंता वाली बात है। तो देखो, नई यूनिट जो है उसका नाम क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, मिमांग चेटॉन, मिमांग चेटन, राइट। तो मिमांग चेटन जो है वो नई यूनिट का नाम है। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, अभी मिमांग चेटन अभी न्यूज में था, क्या है ये, राइट, यहां से क्वेश्चन उठाकर पूछा जाएगा कि क्या है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना की नई मिलिटिया यूनिट हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए बनाई जा रही है, तैयार की जा रही है, राइट। इनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, और इन्हें अपर हिमालयन रेंज में ईस्टर्न साइड भी और वेस्टर्न साइड भी, राइट, इंडो चाइना बॉर्डर में इनको तैनात किया जाएगा, इन लोगों को तैनात किया जाएगा। इनकी ट्रेनिंग हो रही है, हाई टेक इक्विपमेंट से इनकी ट्रेनिंग की जा रही है, ड्रोन्स वगैरह को चलाने की इनको ट्रेन दी जा रही है, कैसे घोड़े कच्चरों को जो है वो चलाना है हिमालय क्षेत्र में, यानी कि उनके ऊपर कैसे सवार होना है, मूवमेंट करना है, तो वो पूरी चीज से इनको ट्रेन किया जा रहा है, राइट। और पूर्वी लद्दाख के पास तैनात किया जाएगा इनको, राइट, यानी कि ईस्टर्न लद्दाख के पास इन्हें जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहां पर हमें देखने को मिलती है, जो टेंशन वाले जो इलाके हैं एक्चुअल में इंडिया और चाइना के बीच में, चाहे अगर आप सिक्किम ले लो, भूटान के एरिया को ले लो, राइट, यानी कि बॉर्डर वाले एरियाज को ले लो, राइट, इसके अलावा आप ये लद्दाख वाले एरिया को ले लो, तो ये जितने भी एरियाज हैं जहां पर इंडिया और चाइना के बीच में इश्यूज अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है, तो उन जगह पर इन नए सैनिकों को जो है वो तैनात करेगी, मिलिटिया को तैनात करेगी चाइना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और आप लोग को थोड़ा सा ये पता होना चाहिए चुम्बी वैली के बारे में, कि चुम्बी वैली की लोकेशन कहाँ है, राइट, रुतौक कहाँ पर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। पैंगोंग सो लेक कहाँ पर है, जिसके बारे में कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये लिख लो आप, कहीं बार आप लिखना चाहो तो, क्योंकि ये एग्जाम से पहले आपको पढ़ के आना है ये लोकेशन, राइट, क्योंकि ये लोकेशन न्यूज में और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब इसके अलावा ये जो चीज हमें देखने को मिल रही है, यानी कि नई मिलिटिया, जिसका नाम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, मिमांग चेटन। तो ये मिमांग चेटन जो चाइना की नई मिलिटिया है, ये कॉपी कर रही है हमारे इंडिया के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स किसके अंडर आती है? ए इंडियन आर्मी, बी इंडियन नेवी, सी इंडियन एयरफोर्स, एंड डी नन ऑफ द अबव। फटाक से अभी के अभी आंसर लिखकर बताओ, तुरंत तुरंत आंसर लिखकर बताओ। थोड़ा अटेम्प्ट करो, गलत भी करोगे तो भी चलेगा, बट अटेम्प्ट करो। आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट, क्योंकि गलत करोगे तब जाकर याद रहेगा गलती, और जब गलती याद रहेगी तो एग्जाम में आप गलती नहीं करोगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, भले ही कुछ भी करो बट लिखा जरूर किया करो, कमेंट किया करो, इंटरैक्शन बनाओ। और पढ़ाई से रिलेटेड जितना आप इंटरैक्शन बनाओगे उतनी आपकी पढ़ाई मजबूत होती जाएगी, राइट। क्योंकि ये सब कुछ ट्रिक्स होते हैं, इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली पक्का। मुझे पता है कि आप मेहनत कर रहे हो अच्छी, बट थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें ऐड करते रहो, राइट। द आंसर इज डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है वो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज में नहीं आती है, राइट। काम तो वो करती है प्रोटेक्शन का, बट इंडियन आर्म फोर्सेज में, डिफेंस फोर्सेज में इसको शामिल नहीं किया गया है, राइट। और ये कॉपी कर रही है इंडिया की, राइट। चाइना इंडिया की कॉपी कर रही है, जैसे हमारी जो फोर्सेज तैनात है वहीं पर ही उसी क्षेत्र पर, तो उसी क्षेत्र पर चाइना भी इस प्रकार की फोर्स तैनात करी है। उसमें कॉपी वाली क्या चीज है? एक तो लोकेशन, कि उस लोकेशन पर तैनात किया जा रहा है इन फोर्सेस को, राइट। चाइना अपनी इन फोर्सेस को, जो मिमांग चेटन जो है, इसको तैनात कर रही है यहीं पर, इसी एरिया पर, हाई एल्टीट्यूड एरिया पर। पहला पॉइंट कॉपी का तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कॉपी का क्या हुआ? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तिब्बत के युवाओं को इसमें शामिल किया जा रहा है। तिब्बत के युवाओं को इस फोर्स में शामिल किया जा रहा है चाइना के द्वारा। तो हमारी जो ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस जो है ना, उसमें भी तिब्बत के युवाओं को हम लोग शामिल करते हैं। अब ऐसा क्या है, यहां से क्वेश्चन उठा के पूछेगी सिविल सर्विसेज आपसे कि ऐसा क्या है कि तिब्बत के युवाओं को तैनात किया जा रहा है। तो देखो, आप किसी जगह के जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे, आपके पास आपको कुछ ऑपरेशन करना होगा, यानी कि कहीं पर कुछ जाकर मतलब चीजों का पता लगाना होगा किसी चीज के बारे में, तो आप किसकी मदद लोगे? सबसे पहले कोई एक लोकेशन है, कोई एक एरिया है, वहां की अगर आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए, रियल
रियल सिचुएशन आपको चाहिए, उस जगह की रियल सिचुएशन के बारे में पता करना है, फटाक से कमेंट करो किसकी मदद लोगे आप खुद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगे, किसकी मदद लोगे, किसी ऑफिसर की मदद लोगे, किसकी मदद लोगे बताओ। आप लोगे वहां के लोकलाइट्स की मदद किसी चीज के पता करने के लिए, क्योंकि वो लोकलाइट्स ही जो है वो आपको एग्जैक्ट रियलिटी बताएंगे, रियल सिचुएशन से आपको अवगत करेंगे। तो तिब्बत के क्षेत्र में रहने वाले जितने भी युवा हैं उनको लोकल एरिया के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। जैसे होता है ना, हमें अपने जो कॉलोनी है, हमें अपना जो शहर है उसके बारे में जानकारी होती है, लोकेशन के बारे में, हमें शॉर्टकट गलियों के बारे में पता होता है। कोई नया व्यक्ति कोई नए शहर में जाएगा तो उसको गली वाले वगैरह जो होती है ना, शॉर्टकट वगैरह, उसके बारे में नहीं पता होता है, बट यहाँ के लोकलाइट्स को पता है। तो इन्होंने और हमने स्टार्टिंग में इनको इसलिए डिप्लॉय किया था कि एटलीस्ट अगर कोई इशू होता है तो इनके पास जानकारी हो कि लोकेशन पर्सपेक्टिव से भी, और कुछ लीड्स वगैरह मिल सके, क्योंकि लोकलाइट्स होते हैं तो लीड्स वगैरह मिल जाती है मूवमेंट वगैरह की, कि वहां पे अगर कोई मूव कर रहा है तो उनके दोस्त यार बता देते हैं, राइट। तो ऐसी चीज में भी बहुत फायदा मिल जाता है। तो वही कॉपी कर रही है चाइना, सेम चीज, जस्ट लाइक SFF which relies on knowledge of Tibetans, मिमांग चेट्टन ऑल्सो रिलाइज लोकल नॉलेज ऑफ तिब्बतन्स। तो ये कॉपी वाला चीज है, राइट। तो यही चीज आएगी कि वाई लोकल यूथ्स आर अडॉप्टेड, क्योंकि उन्हें उस लोकेशन के बारे में अच्छा नॉलेज होता है और उस क्षेत्र के बारे में, और ना ही सिर्फ क्षेत्र के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में अच्छा लोकलाइट को नॉलेज होता है। तो इसलिए SFF में जो हम लोगों ने जिन फोर्सेस को रखा है, यानी कि तिब्बतन को शामिल किया, तिब्बतन युवाओं को शामिल किया, वैसे ही इसमें भी चाइना की ये नई मिलिटिया में तिब्बतन को शामिल किया जा रहा है। अब इन फोर्सेस का, यानी कि ये चाइना की फोर्सेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो क्यों ट्रेन कर रही है ये। पहली बात तो जितने भी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर होंगे उसमें इनको तैनात किया जाएगा। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में इसमें एक और चीज ये कर रही है, ये इमोशन का उपयोग कर रही है। इसमें बताऊं क्या चीज डाल दी अपने। अब देखो, आपको पता है तिब्बत का इंक्लाइन जो है वो इंडिया की तरफ भी है, राइट। और तिब्बत जो है वो चाइना से कट आउट करना चाहता है, क्योंकि वो तो चाहता है कि यार वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बन जाए, वाली चीज भी आपको पता होगी, राइट। काफी सारी आपको ये भी पता होगा कि तिब्बत की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी हमें देखने को मिलती है दूसरी देशों में। तिब्बत की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड है, राइट, दूसरे देशों में, क्योंकि उनके देश में उनको ऑपरेट करने नहीं दिया जा रहा था तो वो भाग गए थे छोड़कर। अभी दूसरे देशों में तिब्बतन्स के उसके लिए वेलफेयर के लिए जो है ये वेरियस स्कीम्स वगैरह बनाते रहते हैं, राइट। तो ये अलग चीज है, वो एक अलग पॉइंट है, बट आपको मैं समझाने के लिए बताना चाहता हूं कि तिब्बत का इंक्लाइन इंडिया की तरफ भी है। अब चाइना क्या कर रही है, इस इंक्लाइन को अपनी तरफ करना, कि इंडिया को काउंटर करने के लिए। क्योंकि होगा क्या, अगर तिब्बत का इंक्लाइन इंडिया की तरफ है तो इंडिया से तिब्बतन्स या तिब्बत फोर्स जो है वो लड़ नहीं पाएगी, फर्स्ट पॉइंट, या फिर प्रॉपर लॉयल्टी जो है वो नहीं दे पाएगी चाइना को। तो चाइना ने क्या हरकत पटक दी, एक नया फीचर ये इसने शामिल किया कि जैसे ही इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, राइट, जैसे ही ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट होती है, इन्हें ब्लेसिंग मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा इनसे, बुद्धिस्ट मॉन्क से, बौद्ध भिक्षकों से आशीर्वाद जो है वो इनको दिया जाएगा, जिससे कि इनके अंदर एक सोशियो कल्चर, ग्रेटर सोशियो कल्चर का साइन जो है वो आ सके, और इनको लगे कि नहीं यार मुझे इस एरिया को प्रोटेक्शन करना है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली रिलीजन जो है वो काफी सारे लोगों के लिए सबसे टॉप पर फिर चला जाता है। और रही बात तिब्बत की, जिसकी दरारें हम लोग को चाइना के साथ देखने को मिलती है, बट चाइना ने जो है वो इसी चीज का यूज किया। इसने सोचा कि यार इसमें थोड़ा मसाला डाल दो रिलीजन का, राइट। तो जब रिलीजन का जब मसाला डाल दिया जाएगा तो लोग जो होंगे वो फिर डिसलॉयल नहीं हो पाएंगे, राइट। तो ये वाली चीज करी है चाइना ने, तो ये उसकी स्ट्रैटेजी है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये एक नई स्ट्रैटेजी हम लोग को देखने को मिल रही है PLA की, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की, कि टू गेट सम माइलेज इन तिब्बत क्षेत्र में उसको कुछ जो है वो प्राप्त हो जाए, यानी कि कुछ चीजें, मतलब लॉयल्टी, मेन चीज लॉयल्टी, राइट। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है, और इस तरीके से ये जो टॉपिक्स होते हैं ना ये वाले, इसमें सिर्फ पढ़ने का मतलब नहीं होता, इसमें एग्जैक्ट रियलिटी आपको सीखनी है कि एग्जैक्ट क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है। कभी आप पैनल पे बैठे हो, इंटरव्यू पैनल पे बैठे हो, तो आपसे अगर पूछ लिया है कि अभी रिसेंट जो नई स्ट्रेटेजी थी चाइना की तिब्बतियंस को अपने कंट्रोल में करने की, या फिर तिब्बतियंस के साथ जो है वो एक अटैचमेंट करने की, या फिर उनको लॉयल बनाने की, वो क्या है, तो आपको ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, राइट। चाइनीज डेवलपमेंट्स अलोंग बॉर्डर, चाइना के क्या क्या डेवलपमेंट बॉर्डर के पास हमें देखने को मिले। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे लाइन बिछाई है इसने, और पहली बुलेट ट्रेन रेलवे लाइन जो है वो तिब्बत क्षेत्र में इसने बिछाई है। कहां से कहां तक, तो लहासा से निंगशी तक। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। और ये एरिया ऐसा है जो कि विवादित एरिया है, अरुणाचल प्रदेश के पास हमें देखने को मिलता है। दूसरी मेजर रेल लाइन हम लोग को देखने को मिलती है इसके बाद, मतलब इससे पहले जो बनाई गई थी, राइट, ये दूसरी है, बुलेट ट्रेन वाली लाइन दूसरी है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग को 2006 में देखने को मिली है, ऑपरेट है, क्विंगहाई तिब्बत रेलवे लाइन, राइट। तो ये प्रीलिम्स के लिए ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है। 2021 में चाइना ने एक हाईवे भी कंप्लीट कर लिया, राइट। चाइना क्या कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के पास ही, राइट,
वहां पर एक हाईवे इसने क्रिएट कर दिया। अब ये सब चीजें, ये सब डेवलपमेंट वो क्यों कर रहा है, जैसे कि उसकी मिलिट्री जो है वो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मिलिट्री और उसके जो मिलिट्री के जैसे तोप हुई और भी ये वॉरफेयर वाली जो चीजें इक्विपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं वो सब पहुंचा सके, राइट। अगर कोई भी टेंशन डेवलप होती है तो जल्दी जल्दी वो पहुंचा सके, डिप्लॉय कर सके अपनी फोर्सेस को, तो इसलिए ये सब ये डेवलपमेंट कर रही है, राइट। इसके अलावा नया गांव 2021 में एक नया गांव भी, तीन नए गांव 2021 में अरुणाचल प्रदेश के 5 किलोमीटर की दूरी पर बमला पास। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, बमला पास कहां पर है, तो आपको ये वाला एरिया पता होना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश के मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर 3 गांव जो है वो देखने को मिले थे। और 2020 में सैटेलाइट इमेजेस भी आई थी कि कुछ नए गांव जिन्हें नाम दिया गया था पंगदा, राइट, वो दिखना शुरू हो गए थे भूटान से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, राइट, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। और 2017 में तिब्बत ऑटोनॉमस क्षेत्र ने लॉन्च किया, राइट, प्लान कि वो गांव बॉर्डर एरियाज पर बनाएगी, यानी कि चाइना ने बोला तिब्बत ऑटोनॉमस क्षेत्र पर गांव जो है वो बॉर्डर एरिया के नजदीक जो है वो तैयार किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। 628 फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन गांव जो है वो बनाने की बात की गई, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट एक पता होना चाहिए कि गांव वगैरह जो है वो बनाए गए और इन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी, बुलेट ट्रेन, रेलवे लाइन, हाईवेज, राइट। तो ये सब चीजें इन्होंने अभी डेवलपमेंट किया है यहाँ पर। इंडिया के लिए चिंता वाली बात यही है कि ये सब डेवलपमेंट जो है, स्पेशली अगर हम बात करें चुंबी वैली को लेकर, चिंतित वाली बात है। और आसपास के एरिया में जो चाइना की नजदीकी जो होती जा रही है, इसकी फोर्सेज जो सामने आती जा रही हैं, राइट, नजदीक आती जा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और चुंबी वैली आपको पता होना चाहिए भूटान इसके ईस्ट में और सिक्किम इसके वेस्ट में हम लोग को देखने को मिलती है। तो भूटान और सिक्किम के बीच में ये चुंबी वैली है, राइट। 100 किलोमीटर की चाइनीज टेरिटरी हम लोग को देखने को मिलती है। वैली की लोकेशन जो है गाइस, इसका उपयोग किया जा सकता है चाइना के द्वारा ऑपरेशंस को लॉन्च करने में। जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हमें देखने को मिलती है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आप गौर से देखेंगे तो आपको एक तरफ जो है वो नेपाल दिखाई देगी, इस तरफ जो है वो आपको भूटान दिखाई देगी, नीचे आपको बांग्लादेश दिखाई देगी, राइट, और ऊपर चाइना का क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का एरिया हम लोग को सिलीगुड़ी कॉरिडोर का देखने को मिलता है। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी अपने ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए वो इन सब चुंबी वैली का, इन सब डेवलपमेंट्स का जो है वो उपयोग कर सकती है चाइना। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। वेस्ट बंगाल की एक सिटी हम लोग को सिलीगुड़ी देखने को मिलती है और उसके आसपास की कंट्रीज मैंने आपको बता दी, इसे चिकन नेक भी जो है वो कहा जाता है, राइट। और चाइना इस क्षेत्र पे अपनी पोजीशन को जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है। और इंडिया ने क्या क्या बॉर्डर एरियाज पर, इंडिया ने अपने बॉर्डर एरियाज को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए, तो इसके बारे में मैंने आप लोग के लिए कुछ समय पहले एक चार्ट भी आप लोग को दिया था अच्छे से याद रखने के लिए। मैं आपको ये देखो, ये वाला चार्ट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस चार्ट का अपने पास सेव करके जरूर रख लीजिएगा और इसको करीब 2 से 3 बार रीड करिएगा। ये आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत द्वारा अपनी सीमा को मजबूत करने के लिए उठाए गए क्या क्या कदम है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको, हर एक पॉइंट अच्छे से सिर्फ रीड करना है आपको और 3 से 4 बार आपको रीड करना है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करें स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस की, SFF की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर ये नहीं आती है। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1962 में। जब 1962 का चाइना इंडिया वॉर जब हमें देखने को मिला था, सीनो इंडिया वॉर, तो उसके बाद इसे एस्टैब्लिश किया गया और कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर आता है, ये सेक्रेटेरिएट के अंडर आता है, जिसे इंस्पेक्टर जनरल जो है वो हेड होते हैं इसके, इंस्पेक्टर जनरल, राइट, जो कि एक आर्मी ऑफिसर होते हैं मेजर जनरल की रैंक के। अब आप बोलोगे सर देखो आर्मी तो यहाँ पर इंक्लूड हो गई, अभी आप बोल रहे हो आर्म फोर्सेस में नहीं आता है, तो रुको जरा, सबर करो, रुको, राइट। तो यूनिट्स जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ये जो यूनिट है SFF की, तो इसमें हम लोग को विकास बैटेलियन भी जो है वो इन्हें कहा जाता है, विकास बैटेलियन, राइट। हाईली ट्रेंड स्पेशल फोर्सेस हम लोग को ये देखने को मिलती हैं। इनको इनिशियली तिब्बत रिफ्यूजीज में रिक्रूट किया जाता है, यानी कि तिब्बत के जो युवा हैं उनको इसमें रिक्रूट किया जाता है और ये खंपा कम्युनिटी के लोगों को रिक्रूट किया जाता है, राइट। और आज की डेट में ये गोरखाज और तिब्बतन्स का मिक्सचर हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखो ये वाली चीज भी ध्यान में रखिएगा, खंपा कम्युनिटी किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है कि तिब्बतन रेफ्यूजी से रिलेटेड ये खंपा कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है। और आज की डेट में ये गोरखाज और तिब्बतन्स के मिक्सचर है, राइट, इनके जो सोल्जर्स जो रिक्रूट किए जाते हैं SFF के अंदर। इवन वुमेन सोल्जर भी हम लोग को SSF यूनिट के अंदर देखने को मिलती है, महिलाओं को भी स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए शामिल किया गया है। और SFF यूनिट जो है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आर्मी, पॉइंट टू बी नोटेड। वही मैंने आपको बोला था ना कि ये आर्मी का पार्ट नहीं है, बट ये आर्मी के कंट्रोल के अंदर ऑपरेट करती है। तो आप इसको आर्मी का पार्ट नहीं बोलेंगे, बट ऑपरेट आर्मी के कंट्रोल में ये करती है। इसके मेजर ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन ईगल 1971 का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑपरेशन ईगल कब हुआ था, 1971, किसके साथ युद्ध था ये, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें तो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल
को क्लियर करने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, पता होगा ना ये वाली बात आपको, 1984 में। इसके अलावा ऑपरेशन मेघदूत हम लोग को देखने को मिला था सियाचिन ग्लेशियर में, 1984 में हुआ था। ऑपरेशन विजय की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध 1999 कारगिल वॉर, राइट, तो ये चीज हमें देखने को मिली थी। तो ये इसके कुछ मेजर ऑपरेशन हमें देखने को मिलता है। तो अब क्या करना चाहिए भारत को? तो भारत को अपने हितों की रक्षा अपनी सीमा के पास चीन द्वारा किसी भी नए विकास के मामले में पर्याप्त रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यानी कि इंडिया को बिल्कुल चेक करते रहना चाहिए क्या क्या डेवलपमेंट चीन जो है वो कर रही है, और क्षेत्र के कठिन सीमा क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचे, यानी कि और फिर उसके बाद हमें भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर एस्टैब्लिश करना चाहिए, जो कि हम लोग ने करना शुरू कर दिया है, राइट। वहां पर हम लोग को हाईवेज वगैरह भी बनाने चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे कि हमारी फोर्सेज भी जल्दी से जल्दी जो है वो वहां पर पहुंच सके, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए, और इसका स्क्रीनशॉट तो जरूर ले ही लीजिए। और देखो एक चीज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, कि जो भी स्टूडेंट पेड पैकेज के अंदर है करंट अफेयर्स के, राइट, जहां पर आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड की जाती है, तो आप क्या करना, जैसे आपको मंथली मैगजीन जो दी जाती है उसमें लिखा रहता है कि कौन सा टॉपिक कौन सी डेट को है, राइट, तो इसका आपको आइडिया लग जाता है। तो चिंता मत करना, इंडेक्स को देखकर, इंडेक्स में जो है आपके लिए मैं अलग से जो है वो एक एक्स्ट्रा लेक्चर डाल के या फिर पेंडिंग लेक्चर डाल के एक वो मेंशन कर दूंगा, ठीक है, इसकी लिंक्स भी पूरी मेंशन कर दूंगा। तो आप अगर इंडेक्स पर सर्च करेंगे, या फिर आपको पता होगा कि पीडीएफ वगैरह में एक ऑप्शन होता है कि पीडीएफ में वर्ड को सर्च करने का एक सर्च का ऑप्शन होता है, अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो, और या फिर आप लैपटॉप का यूज करते होंगे तो कंट्रोल एफ दबाएंगे आप पीडीएफ को ओपन करके, तो वो फाइंड कर लेगा वो, राइट, आपका, और वहां पे वर्ड डाल दीजिएगा, कौन सा वर्ड, यानी कि टॉपिक डाल दो आप, ठीक है। आपके पास टॉपिक्स तो पूरे आपको मिल ही चुके हैं ऑलरेडी पीडीएफ में, ये पूरी चीज आपके पास अवेलेबल है ही पूरे के पूरे टॉपिक्स, बट वीडियो इसका नहीं बन पाया था। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा था, तो मैंने सोचा था कि बाद में आपको ये पूरे टॉपिक्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये पिछले हफ्ते के टॉपिक्स हैं जो पेंडिंग छूट गए थे कुछ टॉपिक, तो वो मैं भी कवर करा रहा हूं। आप देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसकी बात करते हैं। सिंपल सी चीज प्रीलिम्स के लिए जो आपको ध्यान में रखनी, सिंपल सी एक चीज, कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती, कौन रिलीज करता है ये रिपोर्ट को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो आरबीआई बस आपको ध्यान में रखना है, राइट। बाकी अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी सुन लो, ठीक है, क्योंकि मेन चीज जो प्रीलिम्स में डायरेक्ट आएगी वो सिर्फ यही आएगी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ये हर 6 महीने में पब्लिश होती है। इसके अंदर सब कमिटी जो हम लोग को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल की देखने को मिलती है, जो कि पता लगाती है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में क्या रिस्क है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में क्या इश्यूज है, कैसे स्टेबल किया जा सकता है। अब देखो नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो हमारी जो इकोनॉमी है, जो आज की डेट में आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के बाद अनस्टेबल हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, हम लोग को वो देखने को मिल रहा है, राइट, गिरावट आ गई है इकोनॉमी में। तो अब उसको ठीक कैसे करना है, इसको स्टेबल कैसे करना है, और क्या क्या रिस्क हैं इससे जुड़े हुए, तो वो पूरी चीज की एनालिसिस जो है वो इन कमेटी के द्वारा की जाती है, और फिर ये अपनी रिपोर्ट जारी करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, राइट, आरबीआई के थ्रू। और ये डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलने चाहिए, जैसे कि डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो सके, और फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेशन पर भी, सुपरविजन पर भी ये काम करती है, चेक करती है कि कहीं कुछ ऐसे कदम तो नहीं उठाए जा रहे जिसके कारण इकोनॉमी फर्दर गिरे, और रिस्क के बारे में बता दी, क्योंकि मेन इसका काम है रिस्क के बारे में बताना और थोड़ा सजेशन देना कि कैसे स्टेबल किया जा सकता है इकोनॉमी को, राइट। तो मेन काम इसका हम लोग को देखने को मिलता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का। अब फ्लाई ऐश, ये ऐसा टॉपिक है, ये बहुत बार न्यूज में आ चुका है, तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों आया मैं आपको बता देता हूं। तो फ्लाई ऐश जो कि थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी, इसके द्वारा, एनटीपीसी का फुल फॉर्म बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, और एनटीपीसी किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर आती है तो ये भी लिखकर बताइए। अभी कुछ दिनों पहले इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। तो एनटीपीसी ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ये इन्वाइट किया। अब ये क्या होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट? सिंपल चीज ये होती है इसमें कि अब देखो एनटीपीसी जो है ये क्या बोल रही है, एनटीपीसी बोल रही है दूसरी कंट्रीज की कंपनी वगैरह से कि आप आओ, जो भी इंटरेस्टेड होंगे आप आओ, हमसे बात करो और हमसे हमारे राख को, यानी कि ये फ्लाई ऐश को, ये राख को जो है वो खरीद लो। तो काम यही किया जा रहा है कि बिक्री हो रही है इस प्रकार के रेसिडुअल प्रोडक्ट्स की, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग वेस्टेज जो है वो अभी तक मान रहे थे, और इसके कारण बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा था, राइट, पॉल्यूशन इसके कारण, फ्लाई ऐश के कारण। तो अब इस पर जो है वो रोक लगाई जा रही है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, इसको दूसरी कंट्री को बेचेंगे, और आप जानते हैं कि फ्लाई ऐश का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा फ्लाई ऐश के बारे में भी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ईंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, कंक्रीट के लिए, ठोस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है इसका, राइट, फ्लाई ऐश का बहुत सारी चीजों के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री में भी उपयोग होता है, रोड बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये वेस्ट एशियन और दूसरे क्षेत्रों की जो कंपनीज हैं, कंट्री है, वो डील करें एनटीपीसी के साथ और इनके फ्लाई ऐश को जो है वो खरीद ले, राइट। ऐश जो है वो पावर प्लांट से सप्लाई किए जाएंगे पोर्ट तक, और बताया जा रहा है कि हर साल 14.5 मिलियन टन
एक्सपोर्ट जो है वो फ्लाई ऐश का रिकॉर्ड किया जाएगा। और कुछ नॉर्म्स जो है वो सेट किए थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कि थर्मल प्लांट जो है वो पूरी तरह से अपने 100% फ्लाई ऐश को यूटिलाइज करेंगी, उपयोग करेंगी जैसे ही वो ऑपरेट होती है उसके चौथे साल से, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। अब समझो फ्लाई ऐश होता क्या है। ये फ्लाई ऐश क्या है? तो ये कोयला आपको दिखाई दे रहा है। कोयला जब जल जाता है, कोयला या लकड़ी को भी अगर आप जला दो, लकड़ी को, तो आप देखोगे कि राख जो है वो बन जाती है। तो ये फ्लाई ऐश कुछ नहीं है, राख है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी चाहिए। और इसको फ्लू ऐश भी कहा जाता है, और या इसको पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश भी जो है वो कहा जाता है, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और ये कोल कंबशन का प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। कोयला जब जलता है तो उसके बाद जो राख बच जाती है वो होती है फ्लाई ऐश। और फ्लाई ऐश के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब मेन मिनरल जो है वो फ्लाई ऐश के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और माइनर की अगर हम लोग बात करें, आर्सेनिक, बोरॉन, कोबाल्ट, लीड, मैग्नीशियम और काफी सारे इस प्रकार के जो आप देख सकते हो कि ये सब माइनर प्रोडक्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। इसमें अनबर्न्ड कार्बन भी होता है, बिना जला हुआ कार्बन, अधजली कार्बन भी इसमें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ है चीजें, जैसे मरकुरी भी इसमें होती है। मरकुरी भी काफी डेंजरस होती है एनवायरमेंट के लिए, आपको पता होगा। तो ऐसे काफी जहरीले पदार्थ, टॉक्सिक हैवी मेटल जो है वो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाले पदार्थ फिर भी अगर आपको याद ना रहे तो भी चलेगा, बट ये चीज याद जरूर रखना कि इसमें जो काफी जहरीले जो मेटल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो है निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, लेड और भी काफी सारे इस प्रकार के जहरीले पदार्थ जो होते हैं वो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, मेटल्स, जो कि एनवायरमेंट को और हेल्थ को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें रेडिएशन भी होता है। इसमें कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं ना, उससे जो रेडिएशन निकलता है तो उसका 100 गुना ज्यादा, 100 टाइम ज्यादा रेडिएशन इसमें होता है। ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और पानी को ये पल्यूट कर देते हैं, फ्लाई ऐश। और इसका उपयोग किस चीज में किया जा सकता है? जो कंक्रीट प्रोडक्शन जो होता है, जैसे रियल एस्टेट बिजनेस में जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो कंक्रीट जो प्रोडक्शन जो हम लोग को देखने को नहीं मिलता रियल एस्टेट में, हम लोग ईंट हो गई, गिट्टी हो गई, रेत हो गई, इन सब चीजों में इसका उपयोग किया जा सकता है। सीमेंट हो गया, पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऐसे मटेरियल के तौर पर जो ठोस उत्पादन जो होता है, कंक्रीट प्रोडक्शन जो होता है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि जब दीवार वगैरह बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग चीजों को बनाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो वहां पर इसका बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जा सकता है। जो कंक्रीट जो मिक्सचर होता है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी घर बनता है, तो घर बनता है तो वो रेत वगैरह डाली जाती है, एक वो मशीन नहीं होती, वो गोल गोल घूम रही होती है, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो उसमें रेत डालते हैं और उसमें सीमेंट वगैरह डालते हैं और फिर वो उसको मिक्स करते हैं पूरा, तो वो जो मिक्सचर बनता है, फिर उसके बाद प्लास्टर प्लास्टर वगैरह किया जाता है। पता है ना ये वाली चीज? घर जब बनता है तो प्लास्टर वगैरह करते हैं। तो ये जो मिक्सचर जो तैयार होता है, ये जो मिक्सचर जो बनता है, तो ये जो मिक्सचर है इसमें इसका उपयोग किया जाता है। समझ रहे हो आप बात को कि इसका किस पर्पस के लिए उपयोग में इसको लाया जा सकता है, फ्लाई ऐश को, ठीक है। और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल फिल के लिए, यानी कि कहीं पर कुछ दरार आ गई, कुछ टूट गया, तो वहां पर इसको लगाकर फिल किया जा सकता है और इसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकती है, यानी कोई भी दीवार है या कुछ भी पर्टिकुलर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए। मिट्टी के सब्सटीट्यूट मटेरियल की तरह भी इसको उपयोग किया जा सकता है। जहां पर मिट्टी जो होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है धंसने की, यानी कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बना हुआ है, नीचे मिट्टी जो है वो सॉफ्ट है, तो धस सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो धसे ना, इसलिए यहाँ पर मिट्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और रोड के सब बेस कंस्ट्रक्शन, यानी कि रोड जब बनती है तो उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईंट बनाने के पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ मतलब एरियाज हैं जहां जहां पर फ्लाई ऐश का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, यानी कि वेस्ट का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हम लोग बोलते हैं ना, तो उसमें फ्लाई ऐश भी हम लोग को देखने को मिलती है कि वेस्ट से चीजें जो है वो की जा सकती है। तो ये वाली चीजें। और फ्लाई ऐश काफी डेंजरस भी होती है, काफी किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक जो है ये उड़कर जा सकती है और ये एनवायरमेंट को जो है वो काफी नुकसान पहुंचा सकती है, लोगों की हेल्थ को, यानी कि जहां पर भी फ्लाई ऐश हम लोग को देखने को मिलती है, तो वहां पर आसपास की जो एरियाज होते हैं, एनवायरमेंट जो होता है, वहां पर रहने वाले लोग जो होते हैं, उनको डायरेक्ट नुकसान पहुंचता है। अब देखिए, ये प्रोजेक्ट की बात हो रही है, बोल्ड प्रोजेक्ट, बोल्ड क्वेश्चन आएगा। प्रोजेक्ट बोल्ड जो है वो किसका है? केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने लॉन्च किया है इस प्रोजेक्ट को, बोल्ड को। और किससे रिलेटेड ये बोल्ड प्रोजेक्ट है? तो बैम्बू प्लांटेशन से रिलेटेड, बंबू के प्लांटेशन से रिलेटेड, बांस के प्लांटेशन से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, इसका फुल फॉर्म हमें देखने को मिलता है इस प्रोजेक्ट का, राइट। ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है निचला मांडवा। निचला मांडवा एक गांव हम लोग को राजस्थान के उदयपुर में देखने को मिलता है, वहां पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। और इस प्रोजेक्ट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। अभी कैसे बनाया मैं बताऊंगा अभी आपको। तो
5000 स्पेशल बैम्बू की जो प्रजाति हैं, बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पालीमॉर्फा, राइट, बम्बूसा टुल्डा, बम्बूसा पालीमॉर्फा, ये असम की बांस की प्रजातियां हैं। तो ऐसी 5000 प्रजाति जो है वो अभी राजस्थान के अंदर इस गांव में लगाई गई है, राइट। ये निचला मांडवा गांव में, राइट, और ये लगाई गई है 16 एकड़ के एरिया पर, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है केवीआईसी में, आईसी के द्वारा, केवीआईसी के द्वारा, कि एक ही जगह पर, एक ही लोकेशन पर, एक ही दिन में 5000 यानी कि इतनी भारी मात्रा में बैम्बू प्लांट किए गए हैं, राइट। और ये बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस जो है वो क्रिएट करने पर काम कर रही है कि जो भी बंजर जमीन, एरिड, सूखी जमीन जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, सूखी या सेमी एरिड लैंड जोन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वहां पर बैम्बू का प्लांटेशन किया जा रहा है। यानी कि जो भूमि किसी और क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए उपयोगी नहीं है, तो वहां पर बैम्बू को लगाया जा रहा है, जिससे कि वो जमीन जो है वो रिपेयर भी हो सके, जमीन ठीक हो सके, जो बंजर जमीन है वो अच्छी हो सके, राइट। क्योंकि बैम्बू के अंदर काफी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बारे में भी बात करेंगे। और ये केवीआईसी का खादी बैम्बू फेस्टिवल के पार्ट के तौर पर 75th ईयर जो हम लोग को इंडिया के इंडिपेंडेंस का देखने को मिलता है, आदि का अमृत महोत्सव, तो उसी के तहत जो है ये मतलब प्लांटेशन हो रहा है, यानी कि उसी के तहत ये प्रोग्राम हमें देखने को मिल रहा है। और बैम्बू को ही क्यों सेलेक्ट किया गया, बांस को ही क्यों चुना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो बांस जो होते हैं गाइस, एक तो बहुत तेजी से उगते हैं 3 साल के पीरियड में। आप देखो, इनसे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानो, आज मैं बांस को उगाऊंगा तो 1 साल में बांस इतना उगेगा, ठीक है, ये मेरी हाइट है, आज मैं बांस को उगाऊंगा तो 1 साल तक मैं पानी दूंगा, उसकी देखभाल करूंगा, मेहनत करूंगा, इतना उगेगा। 2 साल में मेरी हाइट से भी कम होगा, 3 साल में मेरी हाइट से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, और देखिए आप चौथे साल में बहुत तेज, यानी कि इसका ऐसा सीन रहता है कि 2-3 साल तक आप इसकी सेवा करो, फिर एकदम से ग्रो करता है, ये एकदम से उगता है। तो ये इसकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके बारे में आप लोग को बांस के बारे में पता होना चाहिए। और कई बार लोग बांस को इसलिए भी नहीं उगा पाते हैं क्योंकि इतने समय तक इन्वेस्टमेंट करना उनकी बस की बात नहीं होती, राइट। और ऑब्वियसली बात है, फार्मर्स वैसे ही ऑलरेडी स्ट्रेस में है, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। बांस किस लिए जाने जाते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां से क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है। तो बांस पानी को बचाने के लिए भी उपयोगी है, पानी को बचाने के लिए बांस उपयोगी है। ये इवेपोरेशन को रिड्यूस कर देते हैं, जमीन से जो है वो पानी इवेपोरेट ना हो तो उसको कम करने का काम करते हैं, राइट, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। जो भी सूखी जमीन जो होती है ना, बंजर जमीन, सूखी जमीन, तो उसमें वापस से नमी लाने का काम करते हैं, जिससे कि वो जमीन जो है जहां पर कोई भी क्रॉप्स नहीं उग पाते थे, उस जमीन में क्रॉप्स कल्टीवेशन होना शुरू हो जाए, एग्रीकल्चर शुरू हो जाए। तो जमीन को आप ये कह सकते हो कि जमीन को रिपेयर करने में बैम्बू का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये मेंस के लिए भी ध्यान में रखना और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसका महत्व क्या है गाइस, तो डेजर्टिफिकेशन को ये रिड्यूस करेगा, राइट, लाइवलीहुड प्रोवाइड कराएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी रूरल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा, राइट, और ये हेवेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर कार्य करता है। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर मेंस, बैम्बू हेवेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्वर्ग आप कह सकते हो, उसके तौर पर कार्य करता है, राइट, और फूड सिक्योरिटी के लिए कार्य करता है, क्योंकि इसके थ्रू जमीन जो है वो रिपेयर होगी, और जमीन जब रिपेयर होगी तो वहां पर आप क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हो, एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सकता है। तो ये डेजर्टिफिकेशन को रिड्यूस करने में, तेजी से रिड्यूस करने में 4-5 साल के पीरियड में बहुत अच्छा माना जाता है, राइट। अब केवीआईसी जो है ये कह रही है कि इसी प्रकार के प्रोजेक्ट को अहमदाबाद में एक गांव ढोलेरा है, और गुजरात, मतलब अहमदाबाद गुजरात में गांव ढोलेरा हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इवन लेह लद्दाख के एरिया पर भी इसी प्रकार के प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू किया जाएगा। और टोटल 15,000 बैम्बू लगाने पर ये टारगेट कर रहे हैं 2021 अगस्त तक, राइट। तो ये चीज इनकी हमें देखने को मिल रही है। अब डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए दूसरे और कौन से इनिशिएटिव है, डेजर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड पूरी चीज पढ़ लेना आप लोग। हमारी एनवायरमेंट की भी क्लासेस चलती हैं, उसमें भी डेजर्टिफिकेशन के टॉपिक को तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, हर एक पॉइंट मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए पूरा कवर्ड है, आप चाहें तो वो क्लासेस ले सकते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, इवन इंडिया ने UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो ये UNCCD के बारे में भी एक लेक्चर है, वो आपको जनरल स्टडीज के चैनल पर मिल जाएगा कि UNCCD के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये जो पूरी चीजें हैं ना, ये पूरी स्कीम्स इंडिया की हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसके थ्रू इंडिया जो है वो डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए कार्य कर रही है, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में थोड़ी सी चीज जान लो। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, और मैंने आपको बताया कि जो भी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, इसका साफ मतलब यह है कि उस बॉडी को किसी कानून के थ्रू बनाया गया हो, और ये बॉडी बनी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के तहत।
प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रोग्राम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं स्पेशली रूरल एरियाज में, तो खादी एंड विलेज हम लोग को ये देखने को मिल रही है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है केवीआईसी जो है वो किन एरियाज पर फोकस करती है, तो सिर्फ रूरल एरियाज पर फोकस करती है, क्योंकि इसके नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है, राइट। तो रूरल एरियाज पर वेरियस प्रोग्राम, जैसे कि विलेज वगैरह के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप हो, लोगों को लाइवलीहुड मिले, पैसा मिले, तो वो प्लान करना, प्रमोट करना, ऑर्गेनाइज करना, वेरियस प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना, तो ये सब इसके कार्य क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो कई बार लोग जो है वो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या कुछ भी मेंशन कर सकते हैं इसमें। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एमएसएमई के अंदर आती है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एमएसएमई के अंदर आती है, राइट। या तो पता लगे लोग लिख दें कि रूरल डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है उसके अंदर आ गई, नहीं ऐसा नहीं। ये क्योंकि विलेज से आप कंफ्यूज हो सकते हो मिनिस्ट्री में, तो मैंने आपके बिल्कुल कंफ्यूजन जहां पर होगा वो चीज क्लियर कर दी कि इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसमें इंडस्ट्री को ध्यान में रखना, ना कि विलेज को। आपका जो फोकस होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ते समय इंडस्ट्री के ऊपर होना चाहिए, और जब फोकस इंडस्ट्री के ऊपर होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट, के अंडर ही आएगी, राइट। तो ये चीज रट लो, थोड़ा सा ये याद कर लो, कुछ कुछ चीजें रटने की, फैक्ट याद करने की होती है, वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। बाकी जो कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग के जो पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अब देखिए यूनिटी 22 मिशन बहुत इंटरेस्टिंग मिशन है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यूनिटी 22 ये वर्जिन गैलेक्टिक का अगला रॉकेट पावर्ड टेस्ट फ्लाइट हम लोग को देखने को मिल रही है। आज 11 तारीख है और आज ही इसकी टेस्टिंग होने वाली है, यानी कि उड़ान भरने वाली है 11 जुलाई को, राइट। इसके क्रू जो है वो उड़ान भर रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि स्पेस तक जाएगी, यानी कि एक ये देखो, ये इस प्रकार की दिखने वाली फ्लाइट है, क्राफ्ट हम लोग को एयरक्राफ्ट देखने को मिल रहा है जो स्पेस पर जाएगा, और स्पेस पर लोगों को जो है वो एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा, राइट। तो ये चीज इसकी हम लोग को खास बात देखने को मिल रही है, और इनका कहना यह है कि 2022 में ये कमर्शियल सर्विस ऑफर करेंगे, यानी कि लोग पैसा देकर स्पेस पर घूमने जा सकते हैं। तो स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये मिशन हम लोग को इनका देखने को मिल रहा है। ये 22वां मिशन है वीएसएस यूनिटी का, वर्जिन गैलेक्टिक का चौथा क्रूड स्पेस फ्लाइट है ये, और पहली फुल क्रू 2 पायलट और 4 मिशन स्पेशलिस्ट के साथ भेजी जाने वाली पहली फ्लाइट है। मतलब कि अभी तक मतलब स्पेस में इतने लोग जो है वो क्रू भरकर जो है वो नहीं गया है, ये आप कह सकते हो। तो ये पहली हमें देखने को मिल रही है जो कि पूरे क्रू को ले जाकर, इसमें 2 पायलट होंगे और 4 मिशन स्पेशलिस्ट होंगे। जैसे प्लेन होता है ना, प्लेन में सामने 2 पायलट बैठे रहते हैं, पीछे पैसेंजर बैठे रहते हैं, तो ऐसे ही 4 पैसेंजर बैठे रहेंगे और 2 पायलट बैठे रहेंगे, और ये मस्त जाएंगे ऊपर स्पेस में घूम के आएंगे, राइट। और इसके अंदर वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन भी है, जो कि बताया जा रहा है कि प्राइवेट एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस को जो है वो टेस्ट करने वाले हैं। मतलब कि पहली बार एक जो नॉन एस्ट्रोनॉट व्यक्ति, यानी कि जो इस फील्ड से है नहीं, तो वो भी जो है वो जाएगा और टेस्टिंग करेगा, राइट, कि कैसा एक्सपीरियंस उसको मिलता है। यानी कि एक आम आदमी जब टूर के लिए स्पेस में जाएगा तो उसे कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उस चीज के लिए है ये। तो यूनिटी 22 जो हमें देखने को मिल रही है फोकस कर रही है टेस्टिंग के ऊपर, कैबिन और एक्सपीरियंस कैसा होगा कस्टमर का, मेनली उसके ऊपर कर रही है कि स्पेस में जाएगा तो ये स्पेस क्राफ्ट जो है वो कैसा हो जाएगा, मतलब क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, राइट, या फिर क्या किसी प्रकार की घुटन तो नहीं होगी, पैसेंजर को कोई डर वर तो नहीं लगेगा। तो पूरी चीज चेक करना है एकदम से, हर एक चीज, हर एक एक्सपीरियंस, इमोशनल हो या किसी भी प्रकार का हो, तो पूरा एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करेगा ये, राइट। और अभी 2 एडिशनल फ्लाइट जो है पहले ये टेस्ट होंगी, और उसके बाद फिर ये अपने 2022 से कमर्शियल सर्विसेज शुरू करेगा यूनिटी 22, राइट। अब इसमें ये इंडिया के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली है कि इसमें इंडियन बॉर्न शिरीषा बंडला इंडिया की, ये जो है वो इनके क्रू में शामिल है, राइट। तो ये एक खास बात इंडिया के लिए है। तीसरी इंडियन ओरिजिन महिला हमें देखने को मिल रही है जो कि स्पेस पे जाने वाली है। पहली थी कल्पना चावला। बताइए कल्पना चावला जी कहां से स्पेस पे गई थी, किस जगह से स्पेस पे गई थी, कौन से सन में गई थी। दूसरी सुनीता विलियम्स, सेम क्वेश्चन, किस सन में गई थी, किस स्पेस मिशन पर गई थी। और तीसरी अब ये श्रीषा बंडला हम लोग को देखने को मिलने वाली है, यूनिटी 2022 में जाएंगी, और ये आज 11 जुलाई है, तो ये जो है वो आज उड़ान भर चुकी होगी वैसे तो इनने, राइट। तो ये चीज है। और राकेश शर्मा, आपको पता होना चाहिए कि ये इंडियन थे पहले जो कि स्पेस पर गए थे, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हमारी कंट्री से क्या कोई व्यक्ति स्पेस पर गया है? हमारी कंट्री से, हमारी कंट्री का नहीं, हमारी कंट्री के तो ये सब लोग स्पेस पर गए हैं, हमारी कंट्री से
तो नहीं गया है, बट इस पर हम लोग काम कर रहे हैं मिशन गगनयान के ऊपर, राइट। आपको पता होगा इसके बारे में। और आप बताइए जरा, हमारी कंट्री से उड़ान भरने वाले जो स्पेस ट्रैवलर होंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा? इसके बारे में करीब 4 से 5 से ज्यादा बार तो बता ही चुका हूं मैं। बताओ जरा, जैसे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं ना, स्पेस में जाने वाले व्यक्ति को एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, तो वैसे ही इंडिया की जमीन से स्पेस ट्रैवलर को क्या नाम दिया जाएगा? तो याद रखिएगा, व्योमनॉट, VYOMNAUT, व्योमनॉट नाम दिया जाएगा। हर एक कंट्री के स्पेस ट्रैवलर के अलग अलग नाम होते हैं। और तो बताओ जरा, अलग अलग कंट्री के स्पेस ट्रैवलर्स के क्या अलग अलग नाम जो है वो दिए गए हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। और जब आप इसका आंसर लिखेंगे कि कल्पना चावला जी, सुनीता विलियम्स जी, तो वो कौन थी? वो एस्ट्रोनॉट थी, कॉस्मोनॉट थी, व्योमनॉट थी, कौन थी वो, राइट। तो ऐसी चीज आपको बतानी है नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझे लिखकर। अब VSS यूनिटी स्पेसशिप की क्या खास बात है? तो खास बात सुनकर मजा आ जाएगा। ये देखो आप, क्या दिख रहा है आपको? ऐसा लग रहा है ना, 2 प्लेन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो कि इसको लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये है वर्जिन का जो स्पेस पे जाएगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में इसकी सामने से फोटो दिखाई दी, ये वाली चीज है। अब इसमें ऐसा लग रहा है कि 2 प्लेन है, बट मैं आपको बता दूं ये 2 प्लेन नहीं है। ये वाला जो प्लेन है ये सिंगल ही है, एक ही प्लेन हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। बड़ा प्लेन है, एक ही प्लेन ऐसा डिजाइन किया गया है जिसमें 2-2 हम लोग को ये कॉकपिट्स देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसके बीच में से रखा जाएगा और ये प्लेन उड़ाकर पहले तो इसको ऊपर ले जाएगा, स्पेस मतलब बहुत मतलब आकाश पर ऊंचाई पर लेकर चला जाएगा। लगभग बताया जा रहा है कि 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाएंगे ये प्लेन इसको उठाकर, और फिर उसके बाद इसको छोड़ देंगे। अब जब छोड़ेंगे तब कुछ मिनट के लिए वेटलेसनेस पैसेंजर फील करेंगे। जैसे स्पेस में 0 ग्रेविटी हमें देखने को मिलती है, तो कुछ समय के लिए उनको ऐसा लगेगा कि अरे लटक गए हम तो हवा में, राइट। तो ऐसा एक्सपीरियंस पहले उनको होगा, जिससे कि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। फिर ये चीज चालू होगी और चालू होने के बाद ऊपर स्पेस की तरफ जाएगी, राइट। तो ये इसकी एक खास बात है। और जब ये वहां पर ऊपर स्पेस की तरफ एज पर पहुंचेंगे तो इनको धरती जो है वो नीचे देखेंगे तो गोल दिखेगी, राइट। तो ऐसा इनको धरती का कर्वेचर जो है वो दिखाई देगा खिड़की से, तो मजा आएगा इनको देख के, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। और ये अगर वीडियो रिकॉर्डिंग कर दें तो आज देखना शाम तक अगर कुछ मिले तो वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर सर्च करना शाम तक या बाद में कभी यूट्यूब पर कि यूनिटी 2022 की रिकॉर्डिंग्स वगैरह से करके डाल देना, तो आपको भी पता लगेगा कैसा एक्सपीरियंस होता है। अच्छा लगेगा, कभी कभी करते रहना चाहिए, फ्री टाइम में खाना खाते खाते देख लिया कुछ, फ्री टाइम पे करते रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये था गाइस लास्ट टॉपिक, और इसी के साथ मैंने अपने दायित्वों को पूरा कर दिया है, अपने जो पेंडिंग टॉपिक्स थे उसको कंप्लीट कर दिया। तो आप यहाँ पर जुड़ते हैं तो ये बात तो सुनिश्चित हो जाइए कि आपका कोई भी टॉपिक जो है वो यहाँ पर छूटता नहीं है। अगर कुछ टॉपिक मैं अगर स्किप भी कर देता हूँ तो कई बार कुछ वजहें होती हैं कुछ टॉपिक को स्किप करने, स्किप बोला मैंने, स्किप छोड़ने का नहीं बोला, वो कुछ समय बाद आ जाएगा। स्किप का इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जो उनकी न्यूज होती है ना, वो आने वाले समय में थोड़ा सा वेट करता हूँ कि इससे रिलेटेड कुछ अपडेटेड न्यूज आ जाए, और जैसे ही आती है मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि आपको इसमें एग्जाम क्लियर करना है। मेरे ये लेक्चर्स आप कवर करते हो तो ये लेक्चर मेरे सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही देखते हैं, क्योंकि मैं इसमें हर एक टॉपिक का एक प्रॉपर 360 एंगल आपको देने पर फोकस करता हूं, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो और इक्वली मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, कि वन गो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पर्याप्त इंफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, राइट, और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ये आपको मिल जाए, ना ज्यादा ना कम, राइट। बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो। और इसलिए तो गारंटी देते हैं, गारंटी मतलब प्रूफ देते हैं, प्रूफ कि नीचे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ मिल जाएगा कि जो सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर है उनमें से मैं जो आपको पढ़ाता हूं उससे कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको खुद एक आइडिया लगेगा। और बाकी अपन जो तैयारी करते हैं वो जीएस को भी ध्यान में रखते हुए करते हैं, तो और भी ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, और अब तो और होने लगेंगे क्योंकि कोर्सेज वगैरह भी लॉन्च कर रखा है अपन ने। तो चलो, पॉलिटी का कोर्स अवेलेबल है गाइस अपना, एनवायरमेंट का कोर्स अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स का कोर्स अवेलेबल है, और देखिए पूरी स्क्रीन पर पूरी चीजें लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर चीजों को देख सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है पूरा टॉपिक से रिलेटेड, और हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाते हैं। हर एक टॉपिक का आपको वीडियो लेक्चर दिया जाता है जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक टॉपिक पर सिविल सर्विसेज पॉइंट से जो है वो क्रिएट हो, और प्रीलिम्स और मेंस के प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, राइट। और बाकी डेमो वगैरह भी अवेलेबल है, डेमो ज्वाइन करने तो पूरी चीज इसमें लिखी हुई है। बट अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर ध्यान रहे, कॉल मत करना, व्हाट्सएप या एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू कोशिश करना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपको विद इन 24 आवर्स जो है वो रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वैसे ही हमारा सीसेट का कोर्स भी अवेलेबल है, वैसे ही हमारा ये हिस्ट्री का कोर्स भी अवेलेबल है, राइट। हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवाई जाती है, और जो जो चीज लिखी हुई है वो जो जो कमिटमेंट हमने किया है वो पूरी चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको ये सब फैसिलिटी मिलती है, यानी कि अब से आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर मतलब नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, पूरी चीज आपके हाथ में जो है वो प्रोवाइड की जाती है। हाथ मतलब आपको पीडीएफ जो है वो इन सब चीजों की दे दी जाती है, और प्रिंट फ्रेंडली भी होती है, उसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं।
एक ऑफर भी है, इस ऑफर को चाहे तो आप ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो भी आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारा मेंस का आंसर राइटिंग का बैच भी चलता है, उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मांग सकते हैं। तो चलो फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।